हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया में। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको भारत में वन्यजीव के बारे में। आज आपको जानकारी दूंगा कि भारत में वन्यजीवों के बारे में। भारत में विश्व का लगभग 5% वन्यजीव पाए जाते हैं। भारत में विश्व के लगभग 5% वन्यजीवों का संरक्षण पाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, 1972 में आया था। और इसके जरिए वन के जीवों को संरक्षण दिया जाता है। राष्ट्र वन्य जीवों को पढ़ने से पहले 3 तरह के पाए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में नंबर 2 वन्य जीव अभ्यारण्य एवं तीसरा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये 3 प्रकार के जंगल ही एरिया पाए जाते हैं जिनमें जीवों को संरक्षित किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में जानते हैं कि इसमें सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रण होता है। इसमें सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रण, इसमें कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं जा सकता है। नंबर 2, सभी प्रकार की गतिविधियों पर, इसमें सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक लगी हुई होती है। यहाँ कोई भी मानव नहीं आ सकता है। ठीक है, लगभग इनकी संख्या 105 है। और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें निजी कार्य की अनुमति होती है। निजी कार्य की अनुमति, जैसे कि कोई भी इनकी संख्या पहले जान लेते हैं। इनकी संख्या जो है लगभग 532 है। ठीक है, 532 लगभग इनकी संख्या है। और निजी कार्य की अनुमति, जैसे कि वहाँ के स्थानीय लोग जो होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ होता है वहाँ पर, जैसे कि वहाँ के स्थानीय लोग जो होते हैं वो लकड़ी वगैरह काटने के लिए जाते हैं, तो उनके कार्यों के लिए अनुमति होती है। इसका सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र होता है, तो मतलब इसका सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं होता है। और जान लेते हैं इसके बारे में। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, इसके बारे में सरकारी नियंत्रण होता है, परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होती है। जैसे कि इसको समझ लेते हैं। ये हो गया सबसे बाहर का एरिया जो होता है, जैसे कि ये हो गया ये जो बाहर का एरिया है, जैसे कि इसको कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, संक्रमण क्षेत्र में क्या होता है, इसमें मानव के आवास की अनुमति होती है। मानव के आवास की अनुमति होती है। और जो इसको कहते हैं बफर क्षेत्र। इसमें इसमें आंशिक रूप से मानव की आवास की अनुमति होती है। मतलब मानव जो है, वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो आवास बना सकते हैं, लेकिन इसको जो जंगल है या पारिस्थितिकी तंत्र है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, और इसका जो कोर एरिया होता है, कोर जो इसका एरिया होता है, वहाँ पर मैंने ये अलग से लिखा हुआ है। यहाँ पर पूर्ण रूप से सरकार द्वारा नियंत्रण होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है। जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में कहा गया कि सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित। ये एक पूरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वे पूरा होता है, लेकिन इसमें जो है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसका कोर क्षेत्र जो होता है वो पूर्ण रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। कोई भी निजी कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई भी निजी कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। भारत में एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इसके बारे में क्या पढ़ा है। भारत के वन्यजीव, भारत में विश्व का लगभग 5% वन्यजीव पाए जाते हैं। टोटल 100% है। ठीक है, तो टोटल 100% में से 5% जो है भारत में पाए जाते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, ये तो कई बार पूछा जा चुका है पेपरों में। 1972 में आया था। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होते हैं। सभी प्रकार की मानव गतिविधियों पर इसमें रोक लगी हुई होती है। इसकी संख्या लगभग 105 है। और वन्यजीव अभ्यारण्य जो होते हैं इनमें निजी कार्य की अनुमति होती है। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं लकड़ी वगैरह भोजन के लिए काटने चले जाते हैं और अनुमति होती है उसकी। और नंबर 2, इसमें सीमा निर्धारण इसका स्पष्ट नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा जंगल होता है। तो इसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या है कि इसमें सरकारी नियंत्रण होता है, परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होती है। संपूर्ण स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक। इनकी संख्या 18 है।
18 पाई जाती है इनकी संख्या लगभग। और इसमें मैं बता चुका हूँ कि जो इसका संक्रमण क्षेत्र होता है इसमें मानव आवास की अनुमति होती है, और जो बफर क्षेत्र है इसमें आंशिक रूप से होती है, और जो कोर क्षेत्र होता है वो उसमें किसी भी प्रकार की मानव की गतिविधि पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए कुछ संरक्षण अधिनियम लाए गए थे, सरकार द्वारा लाए गए थे, जो कि जीवों के लिए संरक्षण के लिए लाए गए थे। जैसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया था। बाघ, टाइगर के लिए लाया गया था 1973 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1973 में लाया गया था। हाथी संरक्षण के बारे में भी मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये कब लाया गया था। हाथी संरक्षण अधिनियम जो था वो 1992 में लाया गया था। और मगरमच्छ के लिए भी मतलब ये भी पढ़ सकते हैं कि ये 1974 में लाया गया था मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम। और इसके बारे में जैसे कि गिद्ध है, गिद्ध के लिए भी लाया गया था 2006 में लाया गया गिद्ध संरक्षण अधिनियम। गिद्ध के बारे में एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि गिद्ध जो मरते थे तो इनके मरने में कौन सी दवा जो थी वो कारगर थी। तो इसका आंसर था डाइक्लोफेनॉक दवा, क्योंकि डाइक्लोफेनॉक दवा जो दुधारू पशुओं को ये दवा खिलाई जाती थी दूध बढ़ाने के लिए। लेकिन जब वो पशु मरते थे तो उन पशु के मरने के बाद जब गिद्ध उनको खाते थे तो उन गिद्धों को मतलब जब उस जानवर को खाते थे तो उस जानवर में दवा जो पड़ी हुई थी उसके कारण ही गिद्धों की मौत हो गई थी। जब ऐसे रिसर्च की गई तो मतलब इस दवा को ही पाया गया था उसमें। तो गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में आया था। उसके बाद पढ़ लेते हैं गंगेटी डॉल्फिन या गंगा नदी की डॉल्फिन जो है इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार कर लिया गया है भारत में। तो भारत में जो राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जाना जाता है उसे गंगा नदी की डॉल्फिन कहते हैं। तो इस प्रकार भारत में वन्य जीव के बारे में हमने पढ़ लिया है कि जो भी है इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर सकते हैं इसको एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा और आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी होंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।